Hello everyone, this is Sandeep Singh and welcome back once again in your favorite class 12th by Unacademy। तो भाई जैसा कि हमें पता है कि अब आपके जितने भी फेस्टिवल्स थे वो अब ओवर हो चुके हैं एंड अब एक नया फेस्टिवल आने वाला है, वो है आपके एग्जामिनेशन का फेस्टिवल। जी हां, मतलब आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस बिल्कुल आपके दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। मतलब ऐसा वाली बात है कि अब हमारे पास बहुत सारा टाइम नहीं बचा है प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस में, और हम अब समझ लेते हैं, सीख लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि किस तरीके से आप अपने एग्जामिनेशन के एक बेहतरीन वाली है ना प्रिपरेशन करने के बाद प्रेजेंटेशन कर पाएंगे। क्योंकि अल्टीमेटली बात इतनी सी होती है कि जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में बैठ करके पेपर कर रहे होते हैं तब आपको कितना आता है, आपने कितना पढ़ा है, कितना नॉलेज है, वो सब कुछ अलग बात, एंड आपका उस 3 घंटे के अंदर जो प्रेजेंटेशन होता है वो अलग बात। मतलब कंप्लीटली अगर मैं कहूं आपसे तो भाई इतनी सी ही बात है कि आप जो उस 3 घंटे के अंदर अपने आप को प्रेजेंट करके आते हैं वही प्रेजेंटेशन अल्टीमेटली आपके मार्क्स शो करती है, एंड उसी मार्क्स के बेसिस पे बाद में भी लोग आपको जज करते हैं भाई उसी मार्क्स के बेसिस पे। आई नो कि हम कहते हैं कि नॉलेज इज एवरीथिंग, बट सी मार्क्सिट इज ऑल्सो अ गेट पास। अगर आपको किसी जगह पर जाना हो तो एक मार्क्स की क्राइटेरिया है, उसको आपको क्रैक करना पड़ेगा, मतलब ये एक गेट पास है। देन आफ्टर आपके नॉलेज काम आएंगे। तो मार्क्स कैसे मिलेगा, सीबीएसई में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं, और हम क्या गलतियां करते हैं, मेनली यही डिस्कस करने वाला हूं मैं इस वीडियो में। क्योंकि हमें पता सब कुछ होता है। देखो बोर्ड के क्वेश्चन पेपर आपको पता है कि इजी, मॉडरेटेड, टफ एंड टफेस्ट, यही फॉर्मेट बनता है, जिसमें से 60% की अगर मैं बात कर रहा हूं ना तो इजी और मॉडरेटेड क्वेश्चंस होते हैं। इवन 70% बोल लो, 20% थोड़े से टफ कैटेगरी हो सकती है, मान सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ होता कुछ नहीं ऐसा, बट स्टिल थोड़े से हाँ लेवल अच्छे होते हैं उसके। एंड 10% क्वेश्चन ही होते हैं जो रिजल्ट डिसाइडिंग होते हैं, जो टॉपर्स सेलेक्ट करते हैं। तो अल्टीमेट सी बात इतनी सी है कि 60 to 70% क्वेश्चन मॉडरेटेड, एवरेज, बिलो एवरेज, मतलब सिंपल वाले हैं। अब हमारे साथ दिक्कत ये होता है कि जो बिलो एवरेज सिंपल वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें भी हम उतने मार्क्स गेन नहीं करते हैं जितने हमें उसमें गेन करने चाहिए। मतलब मेरा ऐसा कहना है, अगर 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और वो सिंपल क्वेश्चन है तो 3 मार्क्स का 3 मार्क्स चाहिए ही चाहिए। अब सिंपल क्वेश्चन में भी आपने है ना 3 मार्क्स नहीं है गेन किए, तो जो टफेस्ट क्वेश्चन होंगे उसमें तो आप गेन करोगे नहीं ना, वहां पे कुछ ना कुछ एरर्स होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। टफेस्ट का मतलब ये कि कॉमन एरर्स होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं, वहां पे थोड़े ज्यादा एरर्स होते हैं, बहुत कम पॉइंट्स भी अगर कुछ मिस्टेक हुआ तो उसमें नंबर्स चले जाते हैं। ऑलराइट, तो मतलब वहां पे तो मेरे मार्क्स जाएंगे ही जाएंगे, ये जब मुझे पता है तो भाई यहां पर तो मुझे परफॉर्म करना पड़ेगा ना। जस्ट लाइक अ क्रिकेट, आपको पता है ना जो 5th बॉलर होता है ना, जो 5th बॉलर आता है जो कि कायदे से बॉलर नहीं होता है ना, पार्ट टाइम बॉलर होता है। अब अगर बैट्समैन पार्ट टाइम बॉलर पे भी रन नहीं बनाता है तो फिर दिक्कत वाली बात है भाई। जो उनका है ना फास्ट बॉलर होगा या फिर जो उनका मेन बॉलर होगा उस पे तो कम रन बनेंगे ही, क्योंकि वो रन नहीं देने वाला है और विकेट भी जाने के चांसेस है। लेकिन उसका सोचो ना भाई, जो टेलेंडर्स, जो ऐसे वाला बॉलर है जो रेगुलर बॉलर नहीं है, पार्ट टाइम के लिए आया हुआ सिर्फ और सिर्फ, उसको तो पीटना पड़ेगा भाई। वैसी वाली कहानी यहां पर 3 मार्क्स का क्वेश्चन सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो उसके पूरे 3 चाहिए। अगर हमारे पास में 4 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन सिंपल है, मतलब उसका 100% चाहिए। अब इसके बाद बारी आती है किसमें, तो जो टफ और टफेस्ट क्वेश्चंस होते हैं उसमें ठीक है थोड़ा बहुत एरर्स अगर आ रहा है तो चलेगा। आइए ना एक बार देखते हैं हम जरा मार्किंग स्कीम को कि किस तरीके से मार्क्स दिए जाते हैं। मतलब आपको पता ना स्टेप वाइज मार्किंग है, तो आप समझो ना स्टेप वाइज मार्किंग का अपना एक वैल्यू है। जैसे अगर आपको है ना एक क्वेश्चन में 3 छोटे छोटे पोर्शंस में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 3 मेजर कॉन्सेप्ट्स की बात करी गई है, तो वो तीनों कॉन्सेप्ट्स आपको लिखने पड़ेंगे। अगर उसमें सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट रखेंगे तो आपका नंबर कम हो जाएंगे। आइए दिखाता हूं मैं आपको इसके सैंपल पेपर का सॉल्यूशन वीडियो भी मैंने आप तक पहुंचा दिया है। अगर अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, एंड इवन अगर आप जाकर के वीडियोस के लिंक में देखेंगे वहां से भी आपको मिल जाएगा, है ना। तो जरूर देखिए, जरूर कंप्लीट कीजिए ताकि आपको समझ में आए क्वेश्चन होने कैसे वाले। क्योंकि भैया एक बात बताऊं, आपको बोर्ड में आने वाला हर क्वेश्चन बनेगा, ये डेफिनेट बात है, ये बिल्कुल सत्य बात है। हर क्वेश्चन जो बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में होता है वो सब बनता है, सब देखा देखा सा लगता है, जब सब सुना सुना सा लगता है, सब किया हुआ लगता है। बस वही सिली मिस्टेक, कॉमन मिस्टेक्स की वजह से है ना मार्क्स नीचे ऊपर होते हैं। तो इसलिए मैं वो एरर्स दूर कर दूंगा। ये वीडियो कंप्लीट होते तक अगर आप बने रहे तो वो जो एरर्स आ रहे हैं ना वो एरर्स दूर कर दूंगा मैं, बिल्कुल दूर हो जाएंगे। मतलब आपको कभी भी ऐसी वाली समस्या नहीं आएगी।
चलो सीखते हैं ना क्या है निंजा टेक्निक। आओ देखो, ये आपका क्वेश्चन पेपर, ये आपका क्वेश्चन पेपर है ना, जहां पर आपको ये वाली बातें बहुत अच्छे से पता है कि आपको है ना एमसीक्यूज मिलने वाले हैं, है ना। फिर इसके बाद 12 एमसीक्यूज है, इसके बाद में 4 असर्शन रीजन आपको देखने को मिलने वाले हैं। फिर सेक्शन बी में आपको कुछ क्वेश्चंस 5 मिलने वाले हैं जो 2-2 मार्क्स के हैं। सेक्शन सी में आपको जो मिलने वाले हैं, है ना, वहां पर आपको 3 नंबर के 7 क्वेश्चन मिलेंगे। सेक्शन डी में आपको 2 क्वेश्चन मिलेगा केस स्टडी बेस्ड, एंड सेक्शन ई जो होगा, जो लॉन्ग आंसर टाइप है, वहां पर आपको मिलने वाला है 3 क्वेश्चन, वो भी 5 मार्क्स के, है ना। मैं अभी मार्किंग भी सिखा देता हूं, यहीं कहीं टाइम मैनेजमेंट वाली बात। फिर मैं आता हूं टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या, भी तो आपको टाइमिंग्स कैसे देना है। तो टाइमिंग का एक बेहतरीन वाला फॉर्मूला है, ठीक है ना। टाइमिंग का एक बेहतरीन वाला फॉर्मूला है, क्या है भाई, तो 20-40 80-40, 20-40 80-40 इस टाइम जोन में लेकर के चलना। 20 मतलब भाई ये जो आपका सेक्शन है ना, इसको 20 मिनट्स में निपटाना है। ये इसमें है ना मार्जिन है, मैं 20 मिनट बोल रहा हूं, लेकिन ये आप है ना इसको मैक्सिमाइज 30 मिनट कर सकते हो। 10 मिनट्स का ऊपर नीचे मैं लेकर के चल रहा हूं, तो 20 मिनट्स आपके यहां पर मैं स्टैंडर्डली बात करूं तो 20 मिनट में खत्म करना है मेरे को। फिर इसके बाद में 40 मिनट्स में मेरे को ये 5 क्वेश्चन निपटाने सेक्शन बी के। तो अब ये दोनों को अगर जोड़ोगे ना, 40 और 20, 60 मिनट्स दे दिया आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी निपटाने के लिए। बहुत सारा टाइम है ये, 60 मिनट बहुत सारा टाइम है। क्यों दे रहा हूं ना, क्योंकि वो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो होते समटाइम्स बड़े ट्रिकी हैं, इसलिए मैंने 60 मिनट्स दिए। चलो इसके बाद आते हैं अपन किस सेक्शन में भाई, सी सेक्शन में। सी सेक्शन में 7, सी सेक्शन में आपको 7 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और डी सेक्शन में आपको मिलने वाले हैं, है ना, 2 केस स्टडीज। तो सी और डी को मिलाकर के 80 मिनट्स रखा है। 80 मिनट्स आराम से बनेंगे, ये थोड़े अच्छे होते हैं, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज्यादा है, तो 80 मिनट्स यहां पर दे दो आप, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास में बचेंगे जो मिनट्स, है ना, अब इसके बाद में जो आपके पास मिनट्स बचे वो 40 मिनट्स बकायदा अपन ने दिया है किसके लिए, आखिरी जो 5 मार्क्स वाले हैं हमारे पास में 3 लॉन्ग आंसर्स यहां पर अवेलेबल है। 3 लॉन्ग आंसर्स के लिए अपन ने यहां पर 40 मिनट्स रखे। 40 मिनट्स में 3 लॉन्ग आंसर्स अपने को कंप्लीट करना है। 10 मिनट का यहां पर फिर से मार्जिन बोलो, इसमें से 70 कर सकते हो और इसको 50 मिनट्स कर सकते हैं, ठीक है ना। 15 मिनट्स के एक एक क्वेश्चन आप इसमें निपटा सकते हो, 45 मिनट्स रख सकते हो इसमें। तो ये एक एवरेज मार्किंग टाइम्स है, इसके बेसिस पे आप अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो। इसके बाद आते हैं अपन क्वेश्चन में, जरा देखो 1 नंबर वाले क्वेश्चन में भी ना थोड़ी सी मेहनत हो जाती है, थोड़े अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव्स है आपके, ऑब्जेक्टिव्स में मैं बहुत कुछ नहीं डिस्कस करने वाला, इसमें तो आपको ऑप्शंस दिया है, ऑप्शन सेलेक्ट करोगे आपको नंबर मिल जाएंगे, इसमें बहुत ज्यादा समस्यात्मक विषय नहीं है। असर्शन रीजन की भी मैं बात नहीं करने वाला, इसमें भी आपको पता है असर्शन रीजन में आप क्या करते हो बेटा, डायरेक्टली आपको लिखना होता है। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि इसमें जब आप है ना ऑप्शंस लिखते हो ना, जब आप कॉपी में ऑप्शंस लिखते हो, तो आपके कॉपी में लिखे जाने वाले ऑप्शंस कुछ यूं होते हैं, जरा देखना, मैं लिखते दिखाता हूं, है ना। समटाइम्स जैसे यहां पे तो कैप्स में दिया हुआ है, हम ऐसा लिखते हैं 11th का, है ना, ये हम कुछ ऐसा लिखते हैं ए। अब भाई आप अपनी मर्जी से सर इसको ए भी समझ लो और डी भी समझ लो, आपकी मर्जी भाई। अगर ये फ्रेश लिख रहे हो, स्मॉल में लिख रहे हो, डी है तो डी लिखो फ्रेश, ए है तो लिखो फ्रेश है, नहीं हल्की से ऐसे ऊपर कर देता, अब डी समझो कि ए समझो, ये गड़बड़ होती है। एक और चीज यहां पर हमेशा एक और बात का ध्यान में रखना कि सपोज अगर आपने 11th का सपोज कुछ भी है ना, 11th का सपोज आपने ए आंसर लिखा है, तो ए में जो लिखा है ना ओनली पी, तो आप यहां पर लिखो ओनली पी। इसमें बहुत सारा टाइम नहीं जा रहा भाई, ये प्रेजेंटेशन का पार्ट है, ये प्रेजेंटेशन का पार्ट है, ये इसमें टाइम नहीं जा रहा। एक और चीज बहुत बार आपसे कहा जाता है ना, एक बड़ी स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है कि भाई जो आपको अच्छे से आ रहा है सबसे पहले उसको करो। हाँ भाई करो, मैं भी कहता हूं, लेकिन ऐसा मत करो कि सेक्शन बी का एक क्वेश्चन, फिर सेक्शन सी का एक क्वेश्चन, फिर सेक्शन डी का एक क्वेश्चन, नहीं ये मत करो भाई। एक सेक्शन एक जगह निपटाओ, एमसीक्यूज करने शुरू किया तो एक साथ निपटाओ ना भाई। पेपर में जितने क्वेश्चन है सबको करना ही है, बनाना ही है, तो एक है ना ग्रुप में क्वेश्चंस तो उठाओ एटलीस्ट। देखो भाई एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहा है उसको जितना खुश रखोगे उतने नंबर देने वाला है ना, उसको परेशान करोगे ऑब्वियसली बात है कि वहां मिस्टेक होने के चांसेस भी हैं एंड गड़बड़ भी होंगे। वो 3 मार्क्स वाले 2 मार्क्स वाले ऑब्वियसली है ना, मिस्टेक्स हो सकते हैं। चलो तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे ना। मैं इनमें आता हूं थोड़ा सा आगे की तरफ, ठीक है, मैं इसमें थोड़ा सा आगे की तरफ आता हूं। जरा देखो मैं क्या बोलना चाहता हूं ना कि आपको क्वेश्चंस के नंबर्स कैसे दिए जाते हैं। जरा आओ देखो, आपके पास में ये एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, 15, 16, 17 17 देखो बेटा, आपके पास में ना 2 नंबर का एक क्वेश्चन है,
क्वेश्चन पूछा क्या गया है उसके ऊपर अगर आप ध्यान दोगे तो आपको पूरी पिक्चर क्लियर होगी। द ग्राफ शोज द variation in hole concentration with doping concentration in extrinsic semiconductor dropped with pentavalent impurities। एक ग्राफ दे दिया नीचे, why does the hole concentration reduce when pentavalent doping increased। एक बात समझो, ये ग्राफ दिया है, ठीक है, ग्राफ से हम समझ लेंगे। हमारे पास सवाल एक ही है ना कि पेंटावेलेंट को जब डोप करते हैं तो क्यों बढ़ जाता है, लेकिन जरा देखना इसके आंसर्स पे आते हैं, हम इसके आंसर्स पे आते हैं। इसमें तीन छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है, वो तीनों कॉन्सेप्ट लिखने के बाद ही आपको मार्क्स यहां मिलने वाले हैं, वो तीनों कॉन्सेप्ट लिखने के बाद ही आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। देखो हम आते हैं, देखो पहला, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को है ना जब डोप किया जाता है इंप्योरिटी से, तो जो थर्मली प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं है ना, उसके ऊपर क्या इंपैक्ट होता है, ठीक है, उसके बेसिस पे आपको है ना 0.5 मार्क्स। इसके बाद में हम ये कह रहे हैं कि जो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स थे ना, और जो मैं पेंटावेलेंट से जब उसको जब पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिला रहा था तो उसके होल्स रिकॉम्बिनेशन करने लग जाएंगे, ये मेजर कारण था। रिकॉम्बिनेशन होने की वजह से होल्स की संख्या घट जाती है, तो ये 1 नंबर पाओगे। और यहां पे 1 नंबर पाने के बाद अभी भी देखो 0.5 1 और नीचे 0.5, नीचे 0.5 है ना, तो मतलब ये आपके 2 नंबर एक साथ नहीं रखे, कुछ इस तरीके से टुकड़ों में रखे गए। ऐसे ही आपको बाकी के क्वेश्चन में भी देखने को मिलने वाला है ना। यहां पर भी अगर ध्यान से देखो तो देखो साफ सुथरा लिखा है, ये एक एक्सप्रेशन था, इसमें काम करना था मुझे। 0.5 मार्क्स फॉर राइटिंग एक्सप्रेशन, ये जो लैम्डा की एक्सप्रेशन थी वो लिखने के 0.5 मार्क्स फॉर राइटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन मासेस ऑफ द टू पार्टिकल्स। पहले फॉर्मूला लिखो, फिर दोनों में रिलेशनशिप लिखो, उसके 0.5 एंड 0.5 मार्क्स फॉर द फाइनल वेलोसिटी रिलेशन। 1.5 नंबर यहां पर हो गया। इसमें एक बी पार्ट का क्वेश्चन भी है, उसके सिर्फ 0.5 मार्क्स। हम जनरली ए और बी देखते हैं और खुश हो जाते हैं, अच्छा एक एक नंबर है, एक कर दिया तो एक मिल जाएगा। नहीं भाई, जरूरी नहीं है। 1.5 मार्क्स और ये 0.5 मार्क्स का था। तो इसी तरीके से आपके क्वेश्चन यहां पर भी देखो 0.5 आपके फॉर्मूला लिखने के, ठीक है, 0.5 आपके इन दोनों के बीच में रिलेशन और फाइनल आंसर लिखने के 0.5। ऐसे ही बड़े क्वेश्चन भी ये देख लो, आपके हर जगह पे ऐसे ही आपके मार्किंग स्कीम दिखने वाली है कि आपको जैसे देखो 1 मार्क्स यहां पर ड्राइंग के है ना, इसके बाद में 1 मार्क्स फॉर द मेकिंग फोकल लेंथ करेक्टली, इसमें फोकल लेंथ बना होगा उसके 1 नंबर, ठीक है। तो 2 नंबर आपके इस तरीके से यहां पर कवर होते हैं, ठीक है, 2 नंबर आपके ऐसे कवर होते हैं, ठीक। तो आपको अभी ये वाली पूरी बातें समझ में आ रही है। मैं बड़े क्वेश्चन पे भी चलूंगा तो ऐसे ही देखना, मैं किसी बड़े क्वेश्चन पे आता हूं थोड़ा सा, ठीक है। हम इस एक बड़े क्वेश्चन पे आते हैं, तो देखो इस क्वेश्चन में भी आप ध्यान से देखो तो 0.5 1 मार्क्स 0.5 ऐसे ही नंबर्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो मेरा इंटेंशन ये है कि जब कभी भी आप कॉपी में लिखना शुरू करोगे तो कुछ कॉमन बातें ध्यान में रखते हुए आप लिखना शुरू करेंगे, है ना। सबसे पहली कार्यक्रम तो ये कि आप प्रॉपरली क्वेश्चन नंबर डालिए, है ना। आप प्रॉपरली यहां पर क्वेश्चन नंबर डालिए, क्वेश्चन नंबर बकायदा आप यहां पर डालो भैया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब या 4th 5th 6th जो भी है, मैं कह देता हूं क्वेश्चन नंबर 11th। अब 11th थ्योरेटिकल क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 11th हमने बीच में साफ सुथरा डाला है, यहां से मैंने इसके आंसर्स लिखने शुरू किए, ठीक है। प्रॉपरली थोड़ा सा अगर ये मैनेज करोगे ना तो आपके प्रेजेंटेशन बेहतर हो जाएगी। और ये अभी प्रैक्टिस कर सकते हो, बोर्ड आने वाले में अभी टाइम है ना। तो प्री बोर्ड में प्रैक्टिस कर लो भाई, जो अभी प्री बोर्ड में करोगे वही बोर्ड में होने वाला है, ये मान के चल लो। आप बकायदा इधर साइड से और इधर साइड के मार्जिन्स बराबर से बिना ड्रॉ किए वो लिखते लिखते हैबिट में आ जाता है। यहां से जो भी चीजें लिखना शुरू करेंगे, यहां तक हम पहुंच रहे हैं, यहां से पहुंच रहे हैं यहां तक, प्रॉपरली पैराग्राफ चेंज करना। एंड जहां भी आपको डायग्राम नीड हो, जहां कहीं पे भी आपको क्या नीड हो, डायग्राम की नीड हो, जरूर प्लॉट करें। आपको थोड़ा बहुत संशय भी लग रहा है, थोड़ा बहुत डाउटफुल लग रहा है कि यार बनाऊं ना बनाऊं, चल जाएगा क्या होगा, वहां पे भी डायग्राम बनाओ भाई। प्रेजेंटेशन में कह रहा हूं बेस्ट रखो, बेहतरीन वाला रखो। क्वेश्चन फिनिश होता है हमेशा ट्राई करो नए पेजेस पे आओ, नए पेजेस से नए क्वेश्चंस को शुरू करो। नहीं तो बहुत सारे लोग कहते हैं आखिरी में इतनी सी थोड़ी सी पेज बची है, यहां क्वेश्चन नंबर डाल के शुरू हो गया। अरे भैया नहीं, छूटने के चांसेस है ना, क्यों करना। अब नए पेज पे जाओ, बकायदा वहां पे डालो क्वेश्चन नंबर, शुरू हो जाओ आंसर, ठीक है। हमेशा एक और पॉइंट ध्यान रखना, जैसे मैं कहता हूं किसी की स्टेटमेंट है, किसी की स्टेटमेंट जब भी आती है तो स्टेटमेंट को बकायदा उसको इन्वर्टेड कॉमा में बंद करो भैया, स्टेटमेंट को
बहुत सारे स्टेटमेंट्स आते हैं, बहुत सारे लॉज आते हैं, रूल्स आते हैं, उनको बकायदा ब्रैकेट में बंद करिए। जहां भी किसी डेरिवेशन को सॉल्व करते समय बीच में कोई डेटा इन्फर हो रही है कहीं से, है ना, कहीं से कोई डिटेल आप ले रहे होते हैं, ठीक है, तो उसको बकायदा लिखिए। जैसे मान लीजिए लॉस ऑफ एनर्जी इन कैपेसिटेंस की बात कर रहे हैं, तो भाई कॉमन पोटेंशियल तो डेराइव नहीं करोगे आप, तो कॉमन पोटेंशियल लेकर के आए, उसको बकायदा लिखो कि कहां से आया, कैसे आया। मतलब आपको सामने वाले को ऐसा प्रेजेंट करना है कि अगर वो सीरियसली पहली बार पढ़ रहा हो तो उसको समझ में आ जाए कि भाई है ना, इसमें अब कोई बुक की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये रहा क्वेश्चन, ये रहा उसका सॉल्यूशन, और डिट्टो ऐसा चल रहा है कि मुझे पूरा समझ में आ गया। ऑलराइट, मतलब आपका प्रेजेंटेशन ही सब कुछ होने वाला है, और वो 3 घंटे का प्रेजेंटेशन ही आपको बेहतरीन रिजल्ट दिलाने वाला है, और बेहतरीन रिजल्ट ही बेहतरीन गेट पास होने वाला है अल्टीमेटली। अब आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई है कि मार्किंग स्कीम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। हर क्वेश्चन में ध्यान रखना, जितने कॉन्सेप्ट है उन सबके नंबर होते हैं। आप सोच के आओगे कि मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट तो लिख दिए थे, कुछ छूट गया, रहने दो, कोई बात नहीं, नंबर पूरे मिल जाएगा, नहीं मिलेंगे। 25 कॉपियां ही चेक करनी होती है भाई एग्जामिनेशन, जो एवेल्युएटर को सिर्फ 25 कॉपियां दिन भर में चेक करनी होती है, ध्यान रखना। और वो आपके ही सब्जेक्ट के टीचर्स होते, सीनियर टीचर्स होते इवन, और वो कई बार फिल्ट्रेशन होती है, पहले आपकी कॉपी चेक होती है, फिर इसके बाद एक बार उसकी टोटलिंग होती है, फिर वो कॉपी के ऊपर टोटलिंग करके लिखी जाती है, फिर दोबारा उसकी रीटोटलिंग होती है। कुल मिलाकर के अल्टीमेटली 3 बार आपकी कॉपी है ना पलटाई जाती है अल्टीमेटली। अच्छे नंबर आते तो दोबारा चेक भी होगी, आप फेल होने की कगार पे हालांकि कोई नहीं आएगा, बट हाँ उस कंडीशन में आते हैं, फिर से दोबारा चेक होती है कॉपी। भाई वो भी हर बार कोशिश करते हैं कि आपको बचा लिया जाए, है ना, कोई नहीं चाहता है ना कि आपको फेल करने के लिए बैठा है, हमेशा चाहते हैं कि नंबर्स मैक्सिमाइज करके आपको दिया जाए। लेकिन आप उनके ऑप्शंस तो छोड़ो, आपने कुछ लिखा ही नहीं, ब्लैंक कर दिया, छोड़ दिया, ऐसे ही आड़ा टेढ़ा कुछ तो भी चल रहा है, तो भाई कहां नंबर देंगे, किस जगह पे नंबर रखें। नंबर लिखने के लिए जो मैंने अभी मार्किंग स्कीम दिखाई 0.5, 0.51 वैसे लिखना पड़ती है, उसके अंदर भी बकायदा टिक मार करके वहां नंबरिंग्स मार्क करनी पड़ती है। अब वो नंबरिंग्स कब मार्क होगी, टिक मारने के बाद उतना कंटेंट भी तो हो ना, तो वो कंटेंट भी आपको लिखना जरूरी। और आई होप कि आप ये सारी चीजें अभी आपके ये प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में फॉलो करेंगे। फॉलो करने के बाद वहां से आप समझ भी जाएंगे कि ये किस तरीके से वर्क करता है, एंड आपके टीचर आपकी तारीफ भी करने वाले हैं अगर आपने ये पूरी प्रोसीजर फॉलो कर दी। साथ ही साथ प्री बोर्ड में अच्छे नंबर ला दो भाई, आपके प्रैक्टिकल्स के नंबर अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि वाइवा के इतने नंबर नहीं होते हैं। आपके जो इंटरनल एग्जामिनेशंस हुए हैं उनके बेसिस पे जो नंबर्स आते हैं वो सब बेहतरीन हो जाएंगे, है ना। तो भाई वाइवा तो अच्छा करना ही करना है, उसके साथ साथ ये सारी चीजें अच्छी करनी है, तो अभी से शुरू कर दो, अभी से लग जाओ, क्योंकि कोई भी स्कूल अपने स्कूल का रिजल्ट कोई भी नहीं खराब करना चाहता भाई। तो अभी सी बात है, अगर आपने पोटेंशियल दिखा दी कि भाई मैं थ्योरी में इतने नंबर लेकर के आऊंगा, मतलब मैं मेरिट में आने वाला हूं, तो कोई स्कूल अपने हाथ से, कोई टीचर अपने हाथ से आपके नंबर कभी नहीं काटना चाहता, है ना। आपके जो भी प्रैक्टिकल्स के नंबर्स हैं, 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल्स के हैं, तो 30 में से हमेशा ही कोशिश की जाती है कि आपको है ना 28, 29, 30 आउट ऑफ 30 दिया जाए, बस इंटेंट होना चाहिए आपका। तो वो इंटेंट शो करना, वो इंटेंट शो करने के लिए आपको सारी चीजें मैंने सिखा दी है, बता दी है, इवन मैं आपको सैंपल पेपर्स के सॉल्यूशन भी दे चुका हूं। एंड उसके साथ साथ एक और बात है कि भाई वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, जहां से जाकर के आप हमारी पूरी फ्री स्पेशल क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं। फ्री स्पेशल क्लासेस में मैंने पूरी थ्योरीज पढ़ाई है, यानी पूरे चैप्टर्स कंप्लीट कराए हैं, along with PYQs on YouTube। YouTube के लाइव सेशन में जाइए, वहां से जाकर के देखिए, हमने किए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज। एंड अब बहुत जल्द मैं लेकर के आ रहा हूं आपके लिए असर्शन रीजन एंड एमसीक्यूज की सीरीज को, जहां पर हम साथ मिलकर के ये जो शुरू के 12 मार्क्स थे और उसके बाद के जो हमारे पास असर्शन रीजन थे 16 तक, है ना, 13, 14, 15, 16, 4, ये पूरे अपने को पुख्ता करने भाई। यानी यहां पे मुझे 16 में से 16 नंबर चाहिए, थोड़े से भी नहीं कटने, इतू से भी नहीं कटने दूंगा। 16 मार्क्स यहां का बिल्कुल प्योर चाहिए। इसके बाद मैं एक पूरी सीरीज लाऊंगा जिसमें मैं बात करने वाला हूं आपके साथ असर्शन रीजन की, सॉरी केस स्टडीज की। तो केस स्टडी के भी जो आखिरी के मार्क्स हैं, है ना, 2 केस स्टडीज है, वो 8 नंबर वो भी नहीं कटने दूंगा मैं। तो 22-23 नंबर तक तो मैं ऐसे ही ले आऊंगा, जो आपके पासिंग मार्क्स हैं वहां तक तो मैं ऐसे ही ले आऊंगा। एंड थ्योरीज पहले पढ़ा के चल रहा हूं, तो बीच के जो 2 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस हैं उनकी तैयारी मैं पहले करा रहा हूं।
फिर मैं आपके करा रहा हूं एमसीक्यूज, असर्शन रीजन एंड केस स्टडी, यानी कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हम हमारे एग्जामिनेशन तक। बने रहिए सिंपली हमारे साथ में, एंड हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को फॉलो कर लीजिए, वहां जाकर मुझे फॉलो कीजिए एंड SK05 का कोड यूज करना ना भूलें। इसके साथ साथ आपको मेरी पूरी क्लासेस जैसे ही मैं शेड्यूल करूंगा आप तक जल्दी से पहुंच जाएगी, अलॉन्ग विद अनअकैडमी के आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपको मिल जाती है बहुत सारी इंफॉर्मेशन, साथ ही साथ आपको नोट्स एंड ऑल सब कुछ मिल जाता है। तो मिलते हैं हमारी अपनी सेशन के अंदर, मतलब अपनी अगली सेशन के अंदर। तब तक के लिए अपना और अपने आसपास सबका बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।